तो इधर कहाँ भेज रहा है इसको? प्रिजन में। और फिर आगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑफिसर ऑफ जेल एंड अ फीमेल पुलिस ऑफिसर। तो ये ऑफिसर ऑफ जेल में और पुलिस ऑफिसर, ये अब अदर देन कत्ल एंड इक्विटी कि वो आएगा अब, और लेडी कांस्टेबल के साथ जाएगी, ये आगे भी है। द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ प्रिजन शैल अप्रोप्रिएट मेक अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट द एडमिशन ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर into the prison for the purpose of interrogating the accused. If for the purpose of investigating it is necessary that the accused referred to in subsection 1 be taken out of prison, the officer in charge of police station or the police officer making investigation not below the rank of sub inspector, वही जितना उधर था वही है, shall apply to the magistrate in that behalf, and the magistrate may, for reason to be recorded in writing, permit taking of accused out of the prison in the company of a female police officer appointed by magistrate, provided that the accused shall not be kept out of the prison while in the custody of police between sunset and sunrise. तो यहाँ से उन्होंने ये अदर देन कत्ल एंड इक्विटी के सारे स्टेप बता दिए। जो चीज़ें मैंने आपको बताई 5, वो आप आसान और अपने लफाज में भी लिख देंगे। जो क्वेश्चन की डिमांड है तो आपका ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। ये था तीसरा रिमांड। अब आ जाता है चौथा रिमांड। हम अगर रिमांड का पूरा क्वेश्चन कर रहे हैं तो 344 में आए, जिसे जुडिशियल रिमांड कहते हैं। अब उसके अंदर उन्होंने बताया कि ये क्या ग्राउंड है, क्या हम जुडिशियल रिमांड देते हैं। ये अब आप आम हालात में ये समझ लें कि उसका फिज़िकल रिमांड के 15 दिन पूरे हो गए। जब उसके फिज़िकल रिमांड के 15 दिन पूरे हो गए, जेल आपने उसे भेजना है, तो उसके बाद जो अदालत वक्तन फ़वक्तन अपने पास उस मुल्ज़म को बुलवाती है और भेजती है, फिर बुलवाती है, ये क्या कहलाता है? ये है जुडिशियल रिमांड। यानी उसका फिजिकल रिमांड पूरा हो गया तो अब आपने उस मैजिस्ट्रेट या कोर्ट ने उसको जेल में भिजवा दिया है, और जेल में अभी ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ। ट्रायल स्टार्ट नहीं हो, ट्रायल स्टार्ट कब होता है? फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से। तो जाहिर है अभी तो इन्वेस्टिगेशन 173 का चलान आया है, अभी तो उसने कॉग्निजेंस लेनी है, अभी तो आगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपीज हो रही है, अभी तो पता नहीं चार्ज फ्रेम होता है या नहीं होता। एक है चार्ज फ्रेम होने से पहले जो उसकी हाजिरियाँ आ रही है, जेल में आ रहा है, जेल में जा रहा है, तो वहाँ। और नंबर 2, जब ड्यूरिंग ट्रायल 1-2 शातें हो गई है तो उसको किधर भेजना है? वापस जेल में। अगली तारीख में फिर बुलवा लेंगे, फिर उसे भेज दिया, फिर बुलवा लेंगे। तो ये क्या है? ये भी जुडिशियल रिमांड आप उसे भेज रहे हैं ट्रायल के दौरान। तो अब आप इसकी ग्राउंड करें कि ये क्या है। एक तो ट्रायल में क्यों वापस भेजते हैं कि आज वो विटनेस आया नहीं, आज वो विटनेस हुआ नहीं। तो इसकी जो ग्राउंड है, पहली एक होती है एब्सेंस ऑफ विटनेस, या इवन अभी आपने उसे भेजा, अभी ट्रायल जब स्टार्ट ही नहीं हुआ तो विटनेस नहीं आए तभी ना, तो इसकी ग्राउंड होती है उधर भेजने की एब्सेंस ऑफ विटनेस एक। नंबर 2, आर एनी अदर रीजनेबल कॉज। वो रीजनेबल कॉज वो है जो मैंने आपको बताया कि रीजनेबल कॉज ये है कि 15 दिन का 14 दिन का रिमांड इसका हो गया है, अभी तक इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपी नहीं हुई, अभी तक मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस नहीं ली, उसके बाद वो कॉग्निजेंस लेगा, कॉग्निजेंस के बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपीज होगी, उसके बाद ट्रायल होगा, ट्रायल के बाद एविडेंस आएगी वगैरह वगैरह। तो अभी हमारे पास रीजनेबल ग्राउंड है। ये 2 इसकी ग्राउंड होती है जुडिशियल रिमांड की, कि एब्सेंस ऑफ विटनेस है और एनी अदर रीजनेबल कॉज है, और इट बिकम नेसेसरी और एडवाइजेबल टू पोस्टपोन द कमेंसमेंट ऑफ और एडजर्न एनी इंक्वायरी और ट्रायल। यानी इन वजूहात की बिना पे अभी हमने जो ट्रायल है वो कमेंस ही नहीं किया, तो जो ट्रायल की कमेंसमेंट है उसे आप पोस्टपोन कर रहे हैं कि अभी ट्रायल नहीं होता, अभी तुम आओ जाओ आओ जाओ।
या एडजर्न इंक्वायरी और ट्रायल, कि या तो ट्रायल और इंक्वायरी स्टार्ट तो हो गया है लेकर हमने इसे एडजर्न करना है, चूंकि हमारे पास रीजनेबल कॉज है। क्या रीजनेबल कॉज है? कि आज एक शहादत हुई है, दूसरी शहादत होनी है, 2 शहादतें हुई है, अभी हमने फोरेंसिक होनी है, 3 हो गई है, अभी मेडिकल की होनी है, 4थी हो गई है, अभी डॉक्टर ने आना है, 5वीं हो गई है, आईओ ने आना है। तो ये क्या है? ये एडजर्न कर रहे हैं हम ट्रायल और इंक्वायरी को, चूंकि अदालत का टाइम खत्म हो गया है, अगला काम आज नहीं हो सकता। तो इस सूरत में ये होती है, ये ग्राउंड है। तो ये याद रखें। फिर कोर्ट में इफ थिंग्स फिट बाय ऑर्डर इन राइटिंग स्टेटिंग द रीजन, ये भी रीजन दे के होगा। फ्रॉम टाइम टू टाइम पोस्टपोन करेगी या एडजर्न करेगी द सेम, यानी इसकी पोस्टपोनमेंट ऑफ ट्रायल होता है, पोस्टपोनमेंट ऑफ कमेंसमेंट होती है, या एडजर्न होता है इंक्वायरी और ट्रायल ऑन सच टर्म एज इट थिंग्स फेयर फॉर सच टाइम एज इट कंसीडर रीजनेबल। अब ये जो टाइम दिया जाता है जुडिशल रिमांड में, ये टाइम अगर अदालत सेशन कोर्ट हो तो उसके लिए उन्होंने वर्ड बोला है रीजनेबल टाइम, जितना वो मुनासब समझे। उनके लिए वो 20 दिन की तारीख डाल दें, 1 महीने की डाल दें। सेशन कोर्ट के लिए जुडिशल रिमांड देने की टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन मैजिस्ट्रेट रिमांड देगा तो वो उन्होंने कहा प्रोवाइडेड दैट नो मैजिस्ट्रेट शैल रिमांड एन अक्यूज पर्सन टू कस्टडी अंडर दिस सेक्शन फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 15 डेज एट ए टाइम। लेकिन जब मैजिस्ट्रेट इसका जुडिशियल रिमांड देगा तो वहां उसके लिए टाइम लिमिट है 15 दिन। ये फर्क है टाइम के हवाले से। सेशन कोर्ट जब एडजर्न कर रही है वो इसलिए कि वो कहती है मर्डर ट्रायल है, मर्डर ट्रायल में एक बंदे को यूके से लाना है और उसकी फोरेंसिक या डीएनए रिपोर्ट उसकी जो है वो यूके की लेबॉर्ट्री में पड़ी है या कराची से है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ज़ाहिर वो 10-15 दिन में तो आ नहीं सकती, तो वो महीना या 1.5 महीने की भी डेट डालना चाहे तो वो डाल सके। लेकिन मैजिस्ट्रेट जो है इसके पास लड़ाई झगड़ा चोरी इस किस्म के मुल्ज़मान है, तो लिहाजा इसकी उन्होंने हदबंदी कर दी कि तुम्हारे लिए टाइम है 15 दिन। Every order made under this section by a court other than High Court shall be in writing signed by presiding judge। तो ये जो भी ऑर्डर करेगा इन राइटिंग होगा, साइन करेगा। और if sufficient evidence has been obtained to raise a suspicion that the accused may have committed an offence and it appears that further evidence may be obtained by remand, this is a reasonable cause for a remand। जो हमने कहा कि 1-2 एविडेंस आ गई है, फर्दर हमने लानी है, डीएनए आएगी, तो वो कहते हैं ये रीजनेबल ग्राउंड है जुडिशियल रिमांड की, तो उसके ऊपर आप उसे रिमांड दे सकते हैं। तो ये रिमांड की ये जो स्टेज है वो आपको याद हो कि वो आफ्टर फिजिकल रिमांड है। इसकी ग्राउंड्स डिफरेंट है, उसकी ग्राउंड डिफरेंट है, यहाँ का टाइम डिफरेंट है फॉर मैजिस्ट्रेट और डिफरेंट है फॉर अदर कोर्ट, यानी सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट। अगर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में वहाँ केस चल रहा है तो जिस तरह भुट्टो ट्रायल चला था। तो ये है आपका चौथा रिमांड। अगर आपको सवाल आए कि रिमांड क्या है तो आप कहोगे रिमांड का मतलब है टू सेट बैक द बॉडी और रिकॉर्ड जो भी है। और इसकी 4 किस्में हैं। पहला 61 में ये है, दूसरा 86 में ये है जिसका नाम ये है और इन हालात में दिया जाता है, तीसरा फिजिकल है ये है, चौथा जुडिशियल है। अगर तो इस तरह है या वो किसी एक रिमांड के ऊपर ही स्टिक हो जाए और कहे 344 को ही इन डिटेल डिस्कस करो, 167 फिजिकल को ही इन डेप्थ डिस्कस करो, तो आपने फिर उसके अंदर घुस जाना है, उसकी फिर डिटेल में बात करनी है और पहले ही उसको करनी है। ये है आपका यहाँ से टॉपिक। नेक्स्ट जो हमने इसके अंदर बनाया, अगला आपका क्वेश्चन होता है 6 नंबर, और जिसके अंदर किन सेक्शन के तहत और किस ग्राउंड के ऊपर पुलिस अक्यूज को बेगुनाह करती है, और 170 कब पुलिस किन ग्राउंड के ऊपर किसी को गुनहगार करती है। तो ये देखें 169
170, 172 इसके ऊपर आपका छठा क्वेश्चन खड़ा है। इसको कहते हैं 169 से 171 तक। पहला 169 169 कि कब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, रिमांड शिमांड ले लिया, लेकिन पुलिस ने आफ्टर इन्वेस्टिगेशन वो इस नतीजे पे पहुंची कि सफिशेंट एविडेंस नहीं मिली या नो रीजनेबल ग्राउंड ऑफ सस्पिशन है इसके अक्यूज के खिलाफ टू फॉरवर्ड द अक्यूज टू मैजिस्ट्रेट, तो फिर उसको रिलीज कर देगी ऑन इज एग्जीक्यूटिंग ए बॉन्ड। यानी जिसको हम बेगुनाह कहते हैं, बेगुनाह करके रिहा करना कब करेगी? जब एविडेंस सफिशिएंट ना हो यानी डेफिशिएंट हो। एक, जब एविडेंस डेफिशिएंट है और नो रीजनेबल ग्राउंड ऑफ सस्पिशन है कि इसको मैं मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करूं, तब वो इसको रिलीज कर देगी। और अगर इनके पास सफिशिएंट ग्राउंड है और रीजनेबल ग्राउंड है कि इसको मैं फॉरवर्ड करूं मैजिस्ट्रेट को, तो उसको फिर 100 फॉर ट्रायल, तो इसको गुनहगार करके 170 में मैजिस्ट्रेट के पास कर देगी। ये तो पहले ग्राउंड है कि कब 169 में दो ग्राउंड है तो वो बेगुनाह करेगी, और बेगुनाह करके कैसे करेगी? बॉन्ड लेके उसका रिलीज कर देगी। बॉन्ड इसलिए लेते हैं कि हम तो आपको गुनहगार बेगुनाह कर रहे हैं, लेकिन कल को हम मैजिस्ट्रेट के पास इस रिपोर्ट को एग्री करने के लिए ले जाएं और वो मैजिस्ट्रेट एग्री ना करे, आपको डिस्चार्ज ना करे, तो फिर हम आपको वापस पकड़ के ला सके, तो आपका अता पता और आपके बॉन्ड में आपके लिखी हुई हो चीज़ें तो आप आ सको। इसलिए 169 में वो बॉन्ड लेके उसे रिलीज कर देते हैं। ये अब 169 पर है। इफ अपॉन एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर, इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की, इट अपीयर्स टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन or a police officer making the investigation that there is no sufficient evidence, no sufficient evidence कर ले, या evidence is deficient or no reasonable ground, यानी वही ना ही sufficient evidence है ना ही reasonable ground है of suspicion to justify the forwarding of accused to the magistrate, तो फिर क्या करेगा? such officer shall, if such person is in custody, release him on his executing a bond with or without sureties as such officer may direct, कि वो अपीयर हो when इसको जो मैजिस्ट्रेट empowered है कॉग्निजेंस लेने का, जब उसे बुलाए तो तुम आ सको। ये है 169 में। जब एविडेंस डेफिशिएंट है या नो रीजनेबल ग्राउंड है फॉर फॉरवर्डिंग द अक्यूज्ड टू ए मैजिस्ट्रेट फॉर ट्रायल, तो उसे फिर रिलीज कर देंगे उसके बॉन्ड लेके। 170 में उलट हो गया, यहाँ एविडेंस सफिशिएंट है और उनके पास ग्राउंड है सस्पिशन का, ये ग्राउंड है बिलीव का कि इसने जुर्म किया है, तो उसको फिर इसके अंदर क्या स्टेप लेंगे? ये स्टेप लेंगे। नंबर 1, उसको फॉरवर्ड करेंगे इन कस्टडी में लेके मैजिस्ट्रेट के पास, जिसको इसकी ज्यूरिसडिक्शन है इस केस की, इस कॉग्निजेंस की, कॉग्निजेंस लेने की ज्यूरिसडिक्शन जिस मैजिस्ट्रेट के पास है, केस ट्रायल की नहीं, कॉग्निजेंस लेने की ज्यूरिसडिक्शन जिस मैजिस्ट्रेट के पास है उसको भेजेंगे। नंबर 2, अगर वो जिसमें इन्होंने उसे गुनहगार किया है वो ऑफेंस बेलेबल है और मुलजम ने बेल बॉन्ड दे दिए हैं, तो फिर इसके कस्टडी में इसको नहीं भेजा जाएगा, बल्कि वो जो बेल बॉन्ड और रिकॉर्ड है वो मैजिस्ट्रेट के पास भेजा जाएगा, चूंकि इन्होंने उसको गुनहगार तो किया है लेकिन वो ऑफेंस बेलेबल था, वो उन्होंने उसकी बेल ले ली, उसकी जो है वो उन्होंने मुचलके जो बेल के थे और रिकॉर्ड वो समेत फिर मैजिस्ट्रेट के पास भेज देंगे। ये उस सूरत में कि वो गुनहगार किया गया है लेकिन ऑफेंस बेलेबल था। ये दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप कि जब मैजिस्ट्रेट के पास
ये चाहे बेलेबल ऑफेंस में उसका रिकॉर्ड जा रहा है, नॉन बेलेबल में उसकी बॉडी बमा रिकॉर्ड मैजिस्ट्रेट के पास जा रही है, तो ये कोई वेपन या कोई आर्टिकल उससे बरामद हुआ है, कोई माले मसरूका स्टोलन प्रॉपर्टी या चाकू छुरी डंडा या पिस्टल जो बरामद हुआ है जिससे उन्होंने कोई जुर्म किया, उसको भी मैजिस्ट्रेट के पास शामिल किया जाएगा। 3 ये। चौथा, जो गवाहान है, जो पर्सन एक्वेंटेड विद द सर्कमस्टांसेस ऑफ केस है, उनका जो बॉन्ड है, जो गवाहान उन्होंने 161 के स्टेटमेंट लिए थे, वो उनके नाम बमा बॉन्ड वो पुलिस को इसलिए देते हैं कि जब किसी अदालत में हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम आ जाएंगे, तो उन विटनेसेस के बॉन्ड भी मैजिस्ट्रेट को देते हैं। तो ये चौथी चीज़ कि उनको भी मैजिस्ट्रेट के पास ले जाते हैं। ये 4 स्टेप ऐड होते हैं जब वो किसी के खिलाफ एविडेंस सफिशिएंट समझते हैं और रीजनेबल ग्राउंड समझते हैं कि इसको फॉरवर्ड करना है मैजिस्ट्रेट के पास। तो 4 स्टेप क्या लेते हैं? नंबर 1, उसको फिजिकली ले जाते हैं इन कस्टडी। नंबर 2, अलॉन्ग विद रिकॉर्ड। नंबर 2, अगर वो बेलेबल है तो खाली बेलेबल बॉन्ड जो उसने दिए थे वो और रिकॉर्ड साथ ले जाते हैं मैजिस्ट्रेट के पास। नंबर 3, जो आर्टिकल या वेपन जो उससे बरामद हुआ है वो भी मैजिस्ट्रेट के पास ले जाते हैं। नंबर 4, जो गवाहान होते हैं उनको फिजिकल नहीं लेके जाना, आगे उसका मना भी सख्ती से किया है, उनके बॉन्ड भी मैजिस्ट्रेट के पास ले जाते हैं। और 171 में उन्होंने कहा है कोई कंप्लेनेंट हो या विटनेस हो, उनको मैजिस्ट्रेट के पास कभी भी नहीं लेके जाएंगे। नो कंप्लेनेंट और विटनेस ऑन हिज वे टू द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट शैल बी रिक्वायर्ड टू अकम्पनी ए पुलिस ऑफिसर or shall be subjected to unnecessary restraint or inconvenience are required to give any security for his appearance other than his bond। और ना ही उनको कहा जाएगा कि अपने बॉन्ड के अलावा कोई और सिक्योरिटी भी जमा करवाओ कि तुम वहाँ अदालत में गवाही के लिए आओगे, ये उस पर ओवर बर्डन करने की बात है। तो ये उन्होंने मना किया और कहा प्रोवाइडेड दैट इफ एनी कंप्लेनेंट और विटनेस refuses to attend or to execute a bond as directed in 170 the officer in charge, फिर उसको इन कस्टडी ले जाएगा। तो जो गवाह बने थे और उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गए थे 161 में, उनको यही कहा जाएगा कि ये बॉन्ड है, ये आप साइन कर दें कि जब मैजिस्ट्रेट या अदालत तुम्हें बुलवाएगी तो तुमने गवाही के लिए आना है। अगर वो कहे कि नहीं मैं बॉन्ड साइन ही नहीं करता, वो कहेंगे भाई अब तुम गवाह हो, इस्लाम में गवाही देना फ़र्ज है, वरना फिर हमें जो है आपको इन कस्टडी लेके जाना पड़ेगा। फिर उसे इन कस्टडी फिर मैजिस्ट्रेट के पास ले जाए। ये है उस सूरत में 4 स्टेप्स जब आप उसको गुनहगार कर रहे हैं। तो ये 169, 170 और 171 मिला के आपका छठा क्वेश्चन। जी ये बॉन्ड नहीं देते हैं तो उसके बाद जब इनकी रिक्वायर्ड होंगे तब इनको बुलाया जाएगा कस्टडी में लेके कि अभी से उनको भागने नहीं देना कि गवाही आपने यहाँ दे दी है अदालत में नहीं देनी, तो उसके मैजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा। मैजिस्ट्रेट कहेगा अभी क्यों नहीं तुसी दे दे, इन कस्टडी उन गवाहों को ले जाएगा। अगर वहाँ पे वो दे दे तो मैजिस्ट्रेट रिलीज कर देगा, और अगर वहाँ पे भी नहीं दे तो टिल द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल वो अंदर ही रहेंगे। लेकिन ऐसा कौन बेवकूफ़ है जो है वो अपना अंगूठा ना लगाए कि मैं आऊँगा, बस यही कहना है ना, और क्या कहना है उसको। हाँ जी, बॉन्ड होता है कि 10,000 15,000 या पर्सनल कि मैं आऊँगा, और अगर मैं ना आऊँ, अगर वो अमाउंट लिखी है 10,000 15,000 तो वो फोरफीट हो जाती है और वो आपको जुर्माना पड़ जाता है। अगर खाली पर्सनल होगा तो वो है कि आपके खिलाफ फिर अगली दफ़ा आपको अरेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये, और अगर विद सिक्योरिटी हो 1 और 2 तो फिर आपको 1-2 बंदे भी साथ सिक्योरिटी के रखने पड़ते हैं। तो ये बॉन्ड की 3 किस्में हैं। पर्सनल बॉन्ड जिसमें वो अपने आप को खाली अपने आप को बाउंड कर रहा है। पर्सनल बॉन्ड के अलावा फिर पर्सनल बॉन्ड विद अमाउंट होगा 10,000 5,000, तो वो उस पर्सनल बॉन्ड के अंदर आमतौर पे वो साथ 10,000 15,000 भी लिख देते हैं कि अगर उसके भी आप उछल के दो लिखो।
तो वो होगा, तो फिर नहीं देंगे तो उतने फोरफीट हो जाएंगे, यानी जब्त हो जाएंगे। आगे 514 की कार्रवाई में वो फोरफीट होते हैं। और तीसरा सख्त बॉन्ड होता है जिसमें आप बॉन्ड भी दो विद 2-3 सिक्योरिटी भी दो, तो फिर वो जमानती है। दो और आते हैं जो 20 लाख, 10 लाख, 2 लाख 50,000 के भी देते हैं कि भाई अगर इसने ये काम जिसके लिए हम बॉन्ड दे रहे हैं, सिक्योरिटी दे रहे हैं, ये नहीं करेगा तो फिर हमें रिस्पॉन्सिबल। अगर एक बंदे के साथ दो सिक्योरिटी वो भी दे रहा है कि दो मेरे साथ और वहाँ आना है, और जो मेन बंदा जिसने बॉन्ड दिया हुआ है वो प्रेजेंट नहीं है, तो वो अपनी जगह सिक्योरिटी में से किसी को भेज सकता है? नहीं खुद ही प्रेजेंट होना होना, उसने सिक्योरिटी दी इसलिए है कि मैं आऊँगा, ये बंदा आएगा, उन्होंने ये दी है। जिस दिन मैं ना आया उनकी ऊपर लाइबिलिटी बन जाएगी। वो कहेंगे अभी तेरा मुलजम नहीं आया। अगर आप बेल में किसी को सिक्योरिटी देते हैं ना, तो बेल में बेसिकली उस बंदे की जो बॉडी है उस ऑफेंडर की, आप उन श्योरिटी के हाथ में दे रहे हैं कि श्योरिटी ये लो, तुम मुअज़्ज़ज़ बंदे हो, चूँकि तुम्हारे पास 1-2 लाख रुपया है, तो अगर ना आया तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वो कार्रवाई क्या है? पहली फुर्सत में उसके बॉन्ड फॉरफीट हो गए और वो उतने पैसों के लायबल हो गए। वो तो हो गए लायबल, पुलिस पीछे पड़ जाएगी इसके वारंट लेके मुलजम के। उनको धचका वही लगेगा जितने की उन्होंने पेनल्टी, जितने की उन्होंने श्योरिटी दी है कि रखो इतने पैसे। अगर नहीं रखते तो चलो जाओ अंदर, तो वो अपने पैसे दे के जान छुड़ाएंगे। इसी तरह मैंने अपनी खाली बॉन्ड दे के 50,000 की मैंने दी थी, तो वो अगर होगा तो मैं पकड़ा भी जाऊंगा और 50,000 जिसकी मैंने श्योरिटी दी है वो भी अदालत मेरे से निकलवाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6। ये वाले क्वेश्चन तो ये जो है ये लास्ट वाला सारा ही पैराग्राफ है, उसमें मिस्टेक्स है। ये मैंने एक नया पैराग्राफ लिया है लास्ट वाले क्वेश्चन में जो है ना, क्वेश्चन नंबर 5 में जो नया वाला जो है ना पैराग्राफ, तो ये ऐड कर दो और बाकी जो है ये इसको मैंने करप्शन कर दिया, इसको ठीक कर दो। हाँ जी, चल रहा है। एक गिलास पानी बच्चे भेज देना। बच्चे ये पैर नीचे करो। है जो रिमांड है वो बेसिकली कब होता है? मतलब जैसे उनको पता चल गया पुलिस वालों को कि बंदा एक्यूज है, तो वो फिर स्टार्ट होता है थोड़ा कौन सा रिमांड? बेसिकली ओवरऑल आइडिया मुझे रिमांड का कि किस तरह से। देखिए, अगर उन्होंने किसी मुलजम को पकड़ा है तो बेसिकली उनका काम है कि जल्द से जल्द उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करें। अगर किसी को भी पकड़ा है तो 61 जो पहला है वो कहता है सेक्शन कि आप हर सूरत में 24 आवर से पहले पहले इसकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करें, और गुनहगार है तो गुनहगार करें, और अगर बेगुनाह है तो छोड़े। 169-70 में जल्दी से करें। वो इसलिए कहते हैं। फिर आप यहाँ जब 61 वाली बात वो टाइम में 24 आवर में कर नहीं सकते,
तो फिर वो 167 में फिज़िकल रिमांड लेते हैं पुलिस मैजिस्ट्रेट के पास जाके कि हमें मज़ीद 15 दिन 14 दिन दिए जाए, 15 दिन का मैक्सिमम टाइम है, चूँकि ये ग्राउंड है हमारे पास। पहली ग्राउंड तो वही है कि भाई 24 आवर कम थे, हम उसके अंदर इसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर सकते, तो वो पहला रिमांड ले लेते हैं 2 3 4 5 दिन का। तो आम तौर पे ये फिर जब उसमें भी नहीं होती तो फिर अगले 2 ग्राउंड का वो सहारा लेते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया क्या है कि रीजनेबल सस्पिशन है। जी नहीं, क्यों नहीं, मैंने उसे पानी का कहा था, फिनिश नहीं कहा था। तो उसका सहारा लेते हैं कि और 2-4 दिन दे दो, या अगली दफ़ा जो अच्छा पुलिस ऑफिसर है वो इसी तरह टुकड़ों टुकड़ों में बात करता है कि 2-3 ले लिए, 24 घंटे में नहीं हो सकती, बड़ा बड़ा केस है जी। मैजिस्ट्रेट भी कहता है 3 दिन और ले लो, फिर आ जाएगा ओ जी इसने ना मान लिया है कि ये मैंने किया है, तो ये देयर आर रीजनेबल ग्राउंड फॉर सस्पिशन है कि ही इज़ इन्वॉल्व इन दिस केस। दूसरी ग्राउंड को पकड़ लेते हैं, अच्छा इसने मान लिया है, चलो 3 दिन और ले लो। 3 दिन बाद वो आ जाएगा, फिर आएगा, वो कहेगा जी उसने हमें बता दिया है कि चोरी का माल जो है वो फलां गांव की या मेरे घर के फलां आंगन में या पेड़ में या फलां ट्रंक में चोरी का माल या वेपन मैंने रखा हुआ है, हमने उसको रिकवर करना है, और दे दो। 3-4 दिन के और ले लिए। तो इसी तरह फिर दरमियान में वो कहते हैं जी ये 3 दिन ही मैं मुसलसल हाई कोर्ट जाता रहा हूँ, तो मैं जी उस पर नहीं हो सका, फिर वो ले लिया। तो इसी तरह वो पूरे करवा लेते हैं। तो ये होता है तरीका कि उनमें ग्राउंड्स हैं, मकसद बेसिक है जल्द अज जल्द इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो। गुनहगार है तो फॉरवर्ड करो ट्रायल कोर्ट को, बेगुनाह है तो छोड़ो। ये हाँ, वो फाइल वो रिटर्न रिक्वेस्ट लेके आते हैं अलॉन्ग विद रिकॉर्ड के ऊपर एक उर्दू में वो लिख के लाते हैं कि बाअदालत जनाब फरमाए जाने रिमांड जिस्मानी इतने दिन, वो रिक्वेस्ट आई, उस रिक्वेस्ट के ऊपर आपने फिर लिखना होता है। तीनों जो मैंने प्रोसीजर बताए, पहले में लिखते हैं कि आईओ फलां, आगे उसका रैंक लिख के सब इंस्पेक्टर अलॉन्ग विद रिकॉर्ड एंड अक्यूज्ड फिजिकली प्रेजेंट बिफोर मी। ये पहली बात आपने लिख दी कि आईओ भी पूरा है जो सब इंस्पेक्टर होना चाहिए, रिकॉर्ड भी मेरे पास आया है और अक्यूज्ड फिजिकल भी मेरे पास है। तो पहली आपने बता दी कि रिकॉर्ड भी हो, अक्यूज्ड वही हो, आईओ वही हो जो लॉ ने कहा है सब इंस्पेक्टर। तो आपने प्रोसीजर में वही लिख दिया। आगे आप फिर उसकी रीज़न लिखते हो कि ही हैज़ रिक्वेस्टेड फॉर ऑन दिस ग्राउंड, तो ज़ाहिर है उसने ग्राउंड लिखी होती है, तो हम एज ए मैजिस्ट्रेट कहते हैं द रिक्वेस्ट इज़ वेल फाउंडेड।